लेकिन ये जो एक बार-बार एक शब्द आता है क्रोनी कैपिटलिज्म का, और ये कहा जाता है कि जो कैपिटलिज्म है और खासतौर पे जो न्यू लिबरल सिस्टम है, उसमें तो क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको शायद आप याराना पूंजीवाद कहते हैं, वो तो होगा ही। तो ये क्या एक अनिवार्य परिघटना है? क्या अडानी, जैसा कि आपकी पिछले जवाब से ये बात सामने आई कि उनके उभार में राजनीतिक सत्ता का सहयोग, या सीधे तौर पर कहें तो मौजूदा सरकार का सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। तो क्या ये एक अनिवार्य परिघटना है, या और ये पीछे भी होता रहा है? पीछे की सरकारों को क्या इस दोष से पूरी तरीके से मुक्त किया जा सकता है कि उन्होंने कभी किसी पूंजीपति को इस तरीके से क्रोनी कैपिटलिस्ट में तब्दील नहीं होने दिया, या पूरा का पूरा आरोप नई परिघटना के रूप में, अदानी के रूप में सामने आया है? देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए हिंदी में 2-3 शब्द चल रहे हैं, हम उन शब्दों का जिक्र कर देते हैं अपने पाठकों की सुविधा के लिए। एक से गोदी पूंजीवाद कहा जा रहा है, यानी सत्ता की गोद में बैठा हुआ पूंजीवाद कहा जा रहा है। दूसरा उसे आप कह सकते हैं कि दरबारी पूंजीवाद, एक दरबारी पूंजीवाद का, दोनों का मतलब एक ही है। मैं इसे दरबारी पूंजीवाद कहूंगा। जहां तक दरबारी पूंजीवाद का सवाल है, ये नव उदारतावादी अर्थव्यवस्था के आने के पहले से मौजूद है। इसके उदाहरण के तौर पे दूंगा, भारत में धीरू भाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस समूह का जो उभार हुआ था, उसके पीछे भी उस जमाने के लिहाज से दरबारी पूंजीवाद की परिघटना का हाथ था। उस जमाने में जिस तरह से रिलायंस ग्रुप को प्रोत्साहन दिया गया, और उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया था, और हम में से कौन भूल सकता है कि बॉम्बे डाइंग समूह, दूसरी वाडिया के बॉम्बे डाइंग समूह और धीरू भाई अंबानी के रिलायंस समूह के बीच में एक बहुत बड़ा औद्योगिक युद्ध चला था। उस औद्योगिक युद्ध में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने दूसरी वाडिया का साथ दिया था, और उसमें बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित हुई थी, मामले अदालत तक गए थे, और उसमें ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का एक पूरा का पूरा प्लांट इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया, और उसकी पूरी की पूरी जो इस तरह से आयात किया गया कि उसकी पूरी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको नहीं चुकाया गया, और सरकार ने इन तमाम बातों की तरफ से अपनी आंखें लगातार बंद रखी। तो उस जमाने के लिहाज से ये मैं कहूंगा दरबारी पूंजीवाद का उदाहरण था, लेकिन वो जमाना अलग तरीके का था, इसलिए आज के मुकाबले ये उदाहरण बहुत छोटा लगता है। मैं ये कहूंगा कि सरकार और अपने अपने जमाने के हुक्मरान किसी न किसी पूंजीपति को, 2 या 3 पूंजीपतियों को, या किसी एक पूंजीपति को विशेष समर्थन के लिए चुनते हैं, और सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर उनको खास तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मैं प्रोफेसर अरुण कुमार के शब्द का इस्तेमाल करूं तो जो कोरिया में जो चायबॉल सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों की रचना, बड़े बड़े पूंजीपति घरानों, औद्योगिक घरानों की रचना की गई है चायबॉल सिस्टम की, इसके पीछे उसी तरह की धारणा है कि अगर देश में कुछ बहुत बड़े बड़े विशाल पूंजीपति घराने बन जाएंगे तो ये देश आर्थिक विकास की राह पर चल पड़ेगा, और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका एक नाम हो जाएगा, और हमारा जो कुल घरेलू उत्पाद है, इसको जीडीपी कहते हैं, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति मानी जाती है इसके तहत, इस विचार के तहत बहुत बड़े बड़े पूंजीपति घरानों। तो एक तो पूंजीवाद की अपनी स्वाभाविक जो प्रक्रियाएं हैं, उनके जरिए बड़े पूंजीपति घराने बनते हैं, पूंजी का संकेंद्रण होता है कुछ हाथों में। दूसरी तरफ राज्य की संस्था और तत्कालीन हुक्मरान भी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हो, और उसमें फिर उन पूंजीपतियों का जो सरकार की गोद में बैठकर जिन्होंने बड़ी पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है, वो सरकार को विशेष रूप से समर्थन भी देते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से लाभ होता है। तो गोदी दरबारी पूंजीवाद एक बहुत पुरानी परिघटना है। नव उदारतावादी अर्थव्यवस्था ने इस परिघटना के आकार में और उसके प्रभाव में बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि अब ये जमाना नव उदारतावादी जमाना वित्तीय पूंजी का जमाना है, फाइनेंस कैपिटल का जमाना है। एक जमाने में जो व्यापारिक पूंजी मर्चेंट कैपिटल थी, वो अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति हुआ करती थी। फिर औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक पूंजी अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति हो गई। भूमंडलीकरण की जब शुरुआत होती है, तब इन दोनों की जगह, ये दोनों पूंजी अपनी जगह रहती हैं, उनका महत्व भी रहता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो वित्तीय पूंजी है, फाइनेंस कैपिटल है, वो पूरे आर्थिक जगत की चालक शक्ति बन जाती है। और नई टेक्नोलॉजी के घोड़े पर सवार होकर ये वित्तीय पूंजी न दिन देखती है, न रात देखती है, न समय देखती है, काल से परे जाकर, राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर, संस्कृतियों की सीमाओं से परे जाकर, ये बड़े पैमाने पर दिन रात जब हम लोग सोए होते हैं, उस वक्त भी ये वित्तीय पूंजी अपना काम
करती रहती है, इधर से उधर प्रवाहित होती रहती है और बड़े पैमाने पर रुपए इसमें कमाए जाते रहते हैं। इससे पूंजीपतियों को एक सुविधा प्राप्त हो गई कि दुनिया के किसी भी कोने से जाकर अपने लिए फाइनेंस की जुगाड़ कर सकते हैं। अदानी जी का आरोप है कि उन्होंने मॉरिशस की जो शेल कंपनियां थी वहां के पैसे से अपने लिए फाइनेंस की जुगाड़ की। उसको वित्तीय दुनिया में ब्रीफकेस नहीं कहते। तो ये इस तरह से पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं। उस वित्तीय पूंजी की वजह से एक पूंजीपति को सरकारी मदद से बड़े पैमाने पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ाने की सुविधा हासिल हो गई। इस चक्कर में जो गोदी पूंजीवाद था एक छोटी परिघटना से होकर या एक मझोली परिघटना से बढ़कर एक बहुत बड़ी परिघटना में बदल गया। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि गोदी पूंजीवाद हमेशा से मौजूद है, लेकिन मंडलीकरण की शुरुआत से गोदी पूंजीवाद कहीं ज्यादा प्रभावी हो गया है। और अगर सरकार चाहे और किसी पूंजीवाद के साथ में एक अदृश्य और अनदेखा, अदृश्य और अघोषित गठजोड़ कर ले तो उसको वो बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा सकती है। अदानी समूह की संपत्तियों में जो असाधारण उछाल आया वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।